नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूट से दूर हूँ और एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले तो पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि बहुत ही अच्छा और एक सफल, फिर एक बार बिग बुक इनसाइड विजन 3 उन्होंने हम जैसे शराबियों के लिए फिर से आयोजित किया है। काफी लोगों को इसका फायदा हुआ है और मुझे भी हुआ है। और आज जो चैप्टर रखा गया है दोस्तों, वो है बिग बुक से चैप्टर 8, अध्याय 8, टू वाइव्स, पत्नियों के लिए। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही मुझे अपने आप के बारे में जानकारी मिली कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुका हूँ। और मैंने इस बात को ए में आने के बाद स्वीकार किया। धीरे धीरे ए में जैसे जैसे मैं आते रहा, मुझे भगवान की कृपा से और फेलोशिप की मदद से शराब की दूरी हासिल हुई। मगर धीरे धीरे आते रहने से पता चला दोस्तों कि सिर्फ शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। शराब सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का। अब मुझे बाकी चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्यों बोला गया कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है और उससे निकलने के रास्ते क्या है, उसकी तलाश मुझे करनी पड़ेगी। और इस प्रोग्राम को, जो 12 कदमों का एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम कहा जाता है, उसको पढ़ने और समझने के लिए आखिर मुझे हमारा ये जो बेसिक टेक्स्ट है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जिसका नाम ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, जिसके इस पुस्तक के नाम पर ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस फेलोशिप का नाम पड़ा है, कहीं तो भी असल जो प्रोग्राम है उसको समझने के लिए इस बिग बुक के पास मुझे जाना पड़ा। हाल ही में मैंने 17 साल सोबराइटी के पूरे किए हैं। आज भी मैं बोल सकता हूँ कि बार बार मुझे इस पुस्तक के पास जाना पड़ता है। और हर बार जब जब मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, बहुत कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। अपने आप के बारे में समझ बढ़ती है और लोगों के बारे में समझ बढ़ती है। तो उसी में से एक ये टू वाइव्स, पत्नियों के लिए, ये चैप्टर शुरू में तो मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये चैप्टर तो मेरे काम का नहीं है। और ये जो पीड़ित शराबी है, उनकी पत्नियों के लिए ये चैप्टर है, तो मुझे पढ़ के क्या फायदा होगा। मगर हमारी जो बिग बुक है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द, जिसमें चैप्टर्स है, एक स्पिरिचुअलिटी पे एक अध्याय है, और वैसे ही बहुत सारी स्टोरीज है। हर चीज बिग बुक की हमारे काम की, चाहे वो एम्प्लॉयर से संबंधित हो, चाहे और किसी चीज से संबंधित हो। और ये जो टू वाइड जो चैप्टर है, चैप्टर 8, इसको पढ़ने के बाद में भी दोस्तों, कहीं तो भी हमारी अपने आप के बारे में और हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में हमारी समझ बढ़ती है। मुझे पिंक सिटी जयपुर के जो आयोजक है इस प्रोग्राम के, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी बोलना है, तो जो बिग बुक में लिखा है उसके हिसाब से, उस पर आधारित ही मुझे अपने अपनी बात रखनी है। और मेरा काम और आसान हो गया दोस्तों। कहीं तो भी बिग बुक चैप्टर 6 हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़े ही साफ शब्दों में लिखा है कि एक शराबी एक टॉर्नेडो की तरह होता है, एक तूफान की तरह होता है, जो औरों के रास्ते से अपने रास्ते से गुजरता है और कईयों की जिंदगियों को तहस नहस करके निकलता है। हर शराबी एक तूफान होता है दोस्त। जब ये बात मैंने पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि मेरे शराबीपन की वजह से सिर्फ मैं ही बर्बाद नहीं हुआ हूँ, सिर्फ मुझे ही परेशानियां, मेरे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहीं तो भी इससे पीड़ित है। और एक अल्कोहलिक के साथ रहते रहते, उसके साथ में रहने वाले जो लोग हैं, खास तौर पे उसका परिवार, वो भी कहीं तो भी साइकिक हो जाते हैं, मानसिक रुग्ण हो जाते हैं। ये चीजें पढ़ने के बाद में मुझे उन सारे लोगों का दर्द कहीं तो भी समझ में आया। और धीरे पता चला कि दोस्तों, कि मैं खुद भी तो एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को भी शराब का शौक था। ये बात सही है कि मैं उनको, अल्कोहलिक वो थे या नहीं थे ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनका शराबीपन रहा, तो
मेरे परिवार ने और मैंने खुद उन सारी चीजों को भोगा हुआ दोस्तों। बचपन से ही वो सारी चीजें मैंने खुद अनुभव की है कि कैसे एक शराबी और शराबी अपने नशे की हालत में रहता है, लेकिन उसके साथ में रहने वाला उसका जो परिवार होता है, वो पूरी तरीके से एक मानसिक रोगी बन जाता है। पूरी तरीके से दोस्तों एक पीड़ित पक्ष वो हो जाता है। ये खुद मैंने अपने जीवन में भोगा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के बाद ही मैं मेरी माँ का दर्द समझ पाया कि मेरी माँ जिस आज किधर नहीं है, मेरे ए में आने के बाद में आज से 7-8 साल पहले उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने मेरी सोबर लाइफ देखी, मेरी सोबरिटी देखी। आखिरी दिनों में उनकी शराब बंद हो चुकी थी। तो जब भी मैं वो बिग बुक में लिखी ये सारी चीजें कि इस महिला ने 36 साल अपने पति का अल्कोहलिज्म झेला। अब जब उसको अपने बच्चे पे कहीं तो भी भरोसा था कि ये मेरे बेटा, तो उस पर क्या बीतती होंगी। अपने 15 साल के शराबी जीवन में मैं उसकी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ पाया दोस्त। मगर ए में आने के बाद में जब मैंने इस ये सारी चीजें पढ़ी समझी, तब मुझे उन लोगों का दर्द समझ में आया। खुद मुझे अपने आप के बारे में भी समझ में आया कि मैं भी एक शराबीपन से ग्रसित व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं खुद भी एक एलेनॉन का पार्ट हूँ। मैंने कभी एलेनॉन की मीटिंग अटेंड नहीं की। भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम पे रहते ही ओल्ड टाइमरों की मदद से ही मैं उन चीजों को समझ पाया कि एक अल्कोहलिक किस प्रकार का व्यक्ति होता है, उसको किस प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एकदम से ये चीजें समझी नहीं, पर जैसे जैसे मैं ए में आते रहा तो एक अल्कोहलिक के प्रति मेरा जो बिहेवियर था वो बदला। मेरे पिताजी के प्रति मेरे अंदर में बहुत रिजेंटमेंट थे, लेकिन जब मैंने खुद प्रैक्टिस किया इस प्रोग्राम को, तो मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे ही जैसे मेरे पिताजी भी पीड़ित है, वो भी स्पिरिचुअली सिक है। और चौथे कदम की रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी के बाद मेरे मन से दोस्तों उनके प्रति जो खुन्नस गुस्से की भावना थी वो पूरी तरीके से निकल पाई। हालांकि मैंने एलेनॉन की मीटिंग कभी अटेंड नहीं की, मगर ए के प्रोग्राम से ही एलेनॉन का प्रोग्राम भी ए के प्रोग्राम से ही प्रभावित थे। उनके 12 स्टेप्स और उनके 12 ट्रेडिशन ये हमसे ही ली गई है। हम जैसा ही वो प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे तो ए के प्रोग्राम से ही दोस्तों एक अल्कोहलिक को कैसे मैंने माफ करना चाहिए और कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए ये सीखने को मिला। और मेरे खुद के अल्कोहलिज्म से कैसे बाकी के लोग पीड़ित हैं, इस बात को भी समझने का मौका इस पुस्तक से और ओल्ड टाइमरों के अनुभव से दोस्तों मुझे मिला। दोस्तों ये जो चैप्टर 8 टू वाइफ्स, पत्नियों के लिए ये जो चैप्टर है, ये 1939 में लिखा गया था। और एलेनॉन जो ये ग्रुप है, ये ठीक उसके 13 साल के बाद में कहीं तो भी फॉर्म हुआ। इसीलिए ये चैप्टर जब लिखा गया 1939 में, तो बहुत ही गिनी चुनी वुमेन अल्कोहलिक थी। जो महिला अल्कोहलिक होती है वो बहुत गिनी चुनी थी। और इसीलिए खास तौर पे ये जो चैप्टर लिखा गया, तो ये माना गया कि भाई जो अल्कोहलिक होता है वो पुरुष है, और उससे पीड़ित जो महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं होती है, पत्नियां ही होती है, तो वो ज्यादा सबसे दर्द सहन करती है। शुरुआती हमारी मीटिंग्स में अल्कोहलिक जो व्यक्ति होते थे उनके साथ में उनका परिवार भी आता था, उसमें खास तौर पे महिलाएं होती थी। वो सब मिलकर ही मीटिंग किया करते थे, जिसमें इस एलेनॉन ग्रुप को बनाने में दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे दोनों को फाउंडर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर वॉब की पत्नियां थी, एन एस स्मिथ। और जो बिल डब्ल्यू की पत्नी थी लुइस। बिल डॉक्टर वॉब की जो पत्नी थी दोस्तों एने, ये शुरू में ही दोस्तों अल्कोहलिक लोगों की पत्नियों का वेलकम करती थी और उनको कहती थी कि भाई हमारे ही जैसे आपके दुख है, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी है, और दोनों मिलकर एक दूसरे को इन चीजों से आगे बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे अल्कोहलिक लोगों के साथ में उनकी पत्नियां, उनके रिलेटिव्स भी शामिल होने लगे। और कुछ सालों के बाद में दोस्तों सही में इस बात की गरज महसूस हुई कि एलेनॉन का एक स्थायी ग्रुप होना चाहिए।
आज दोस्तों एलेनॉन का स्थायी ग्रुप है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से वो एफिलिएट नहीं है, लेकिन हाँ, वो हमारे हम सफर के तरीके से काम करते हैं। हमारा जो 12 कदम और 12 परंपराओं का जो प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम वो भी प्रैक्टिस करते हैं। और इससे दोस्तों एक अल्कोहलिक को बहुत मदद मिली, वैसे ही ध्यान में रखकर लिखा गया। लेकिन जो एलेनॉन का ग्रुप जो काम कर रहा है, जिसमें एलिटिन भी सम्मिलित है। एलिटिन का मतलब शराबियों के जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, ये दोनों एलेटिन का एलेनॉन का आज हिस्सा है। उसमें रिलेटिव्स भी शामिल है, जैसे किसी अल्कोहलिक की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, लड़का हो सकता है, बेटे बेटियां हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। जनरली हम भारत में इस तरीके से सोच बनाए हुए हैं कि एलेनॉन का मतलब सिर्फ पत्नियां होती है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। एलेनॉन की मीटिंग एक शराबी से पीड़ित वो सारे व्यक्ति कर सकते हैं, जो उस शराबी के शराबीपन से कहीं तो भी पीड़ित है। तो जब हम इस चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, तो हमको ये बात याद रखना पड़ेगा आज के हालात के मद्देनजर, कि चाहे ये जो चैप्टर 8 1939 में लिखा है, उसमें लिखी हुई सारी बातें खास तौर पे पत्नियों के लिए ही कही गई है, लेकिन हम इस तरीके से इसको लेंगे कि ये चीजें एक शराबी से पीड़ित जो अन्य व्यक्ति है, उनके लिए भी ये गाइडलाइन, उनके लिए भी ये चीजें मददगार है। चाहे वो शराबी की पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटे, या और जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं। तो जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अपने अल्कोहलिज्म को भी समझने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, हमारी अ, जो हमारे विचार है, हमारे हमसे पीड़ित लोगों की तरफ भी कहीं तो भी हम एक नजर रखते हैं कि हम लोगों से किस तरीके से जुड़े हुए अन्य लोग, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, समाज क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, वो किस तरीके से पीड़ित है। तो हम इन चीजों को समझ पाते हैं कि कैसे उनसे हमने डील करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है, ये शुरू में ही कहता है दोस्तों कि विथ फ्यू एक्सेप्शंस आवर बुक thus far has spoken of men, but what we have said applies quite as much as to women। यानी जब चैप्टर लिखा गया था, तो ये मानकर चला गया है कि शराबी एक आदमी ही होता है, लेकिन हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें लिखी गई है, वो एक वुमन अल्कोहलिक को भी लागू होती है। यानी अगर वुमन अल्कोहलिक है, एक औरत अगर अल्कोहलिक है, पत्नी, तो पति भी पीड़ित हो सकता है। तो जो भी एक अल्कोहलिक को ट्रीट, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक अल्कोहलिक को हमने कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये चीजें जब इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, तो ये दोनों लोगों को कहीं तो भी लागू है। आवर एक्टिविटीज इन बिहाफ ऑफ वुमेन आर ऑन द इंक्रीज। धीरे धीरे उस वक्त भी इस बात को समझा गया है कि वुमेन अल्कोहलिक भी बढ़ते जा रही है। देयर इज एवरी एविडेंस दैट वुमेन रिगेन देयर हेल्थ एज रेडिली एज मैन इफ दे ट्राई अवर सजेशन। तो जैसे एक अल्कोहलिक एक ही रिकवरी के रास्ते पे बढ़ सकता है, रिकवर हो सकता है, तो वुमन अल्कोहलिक भी रिकवर हो सकती है और आगे बढ़ सकती है, अल्कोहलिज्म से निकल सकती है। तो ये जो टू वाइफ चैप्टर है, वो सिर्फ पत्नियों के लिए ही नहीं, जो पति है, जो पीड़ित अल्कोहलिक जो स्त्रियां होती है, तो उनके पतियों को भी ये मदद करने वाला चैप्टर है। बट फॉर एवरी मैन हु ड्रिंक्स अदर्स आर इन्वॉल्व। यानी जो कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर शराब पीता है, तो उसके बाकी लोग भी कहीं तो भी इन्वॉल्व होते हैं। द वाइफ हु ट्रेम्बल्स इन फियर ऑफ द नेक्स्ट बॉक्स, द मदर एंड द फादर हु सी देयर सन वेस्टिंग टाइम। अगर एक पुरुष अल्कोहलिक अगर शराबी बन चुका है, तो सिर्फ वाइफ, पत्नी ही नहीं, उसके माता पिता भी कहीं तो भी इससे प्रभावित होते हैं। अमॉन्ग अस आर वाइव्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स whose problems has been solved, as well as some who have not yet found a happy solution। तो उस वक्त तक ये परिणाम आ चुके थे,
रेगुलर मीटिंग्स में अल्कोहलिक लोगों के साथ में अल्कोहलिक के बाकी जो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उन्हें एक सॉल्यूशन मिल रहा था। कैसे हम इन इंसेनिटी से निकले, क्योंकि एक अल्कोहलिक के साथ में उसके साथ में रहने वाले लोग भी एक प्रकार से पागल बन जाते हैं। मगर जब उन्होंने ज्वाइंट एक ही मीटिंग अटेंड करनी शुरू की, कैसे एक हमारा जो अल्कोहलिक है वो अल्कोहलिज्म से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, इस बात को समझना शुरू किया। कैसे उसको ट्रीट किया जाए। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, तो जैसे बीमार व्यक्ति को हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही एक अल्कोहलिक को ट्रीट करना चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी और इसके परिणाम सामने में आए कि एक पीड़ित अल्कोहलिक से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो, उसकी पत्नी हो, चाहे परिवार के अन्य लोग हो, तो वो इस अब इस विपत्ति से, इस मानसिक जो एक बहुत ही मानसिकता बहुत जो खराब करने वाली चीजें होती है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उससे निकलने में कहीं तो भी उनको मदद मिली। एज वाइफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वी वुड लाइक टू फील दैट वी अंडरस्टैंड एज पर अस। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ी हुई जो अल्कोहलिक्स की पत्नियां हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अल्कोहलिक को समझ सकती है। सिर्फ अल्कोहलिक को ही नहीं, अल्कोहलिक से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं या रिलेटिव जो या फ्रेंड हो, उनको भी बेहतर तरीके से वो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद उसके भुक्तभोगी है। उन्होंने एक अल्कोहलिक के साथ जीवन बिताया है, उन्होंने वो सब कुछ भोगा है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे अल्कोहलिक अल्कोहलिक से पीड़ित लोगों को समझ सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, वो हमें एक साथ हमसे जुड़िए, रेगुलर मीटिंग अटेंड कीजिए, और हम जो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही प्रोग्राम आप भी प्रैक्टिस करें। वी वांट टू लीव यू विद द फीलिंग दैट नो सिचुएशन इज टू डिफिकल्ट एंड नो अनहैप्पीनेस टू ग्रेट टू बी ओवरकम। ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये उन महिलाओं को, उन पीड़ित शराब से पीड़ित व्यक्तियों के घर के लोगों के लिए एक इनकरेजमेंट है कि जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है एक एलेनॉन के प्रोग्राम को, इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम करते हुए, तो वैसे ही आप लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इतना भी कोई यानी कठिन ये काम नहीं है, और बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दर्द हमारी जिंदगियों में है, हम बिल्कुल उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बहुत ही लंबा रास्ता काटा है, वी हैव ट्रेवल्ड अ रॉकी रोड, देयर इज नो मिस्टेक अबाउट दैट। वी हैव हैड लॉन्ग rendezvous with hurt pride, frustration, self pity, misunderstanding and fear. These are not pleasant complaints. तो एक अल्कोहलिक के साथ में जीवन बिताते हुए ये सारी चीजें, एक हर अल्कोहलिक से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, खासतौर पे पत्नियां, ये करके आती है कि कभी हमारा अहंकार दुखाया जाता है, कभी हम निराशा की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, कभी हम आत्मदया, कभी डर के डर को हम पड़ता है। ये चीजें हम सब ने भोगी हुई है, जो अल्कोहल से पीड़ित व्यक्तियों के साथ में हम रहते हैं। और कैसे एक बहुत ही हमारे संबंधों के बीच में रिजेंटमेंट आते हैं, कटुता आती है। इन सारी चीजों को हमने कहीं तो भी भोगा है। मगर यदि हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इन सारी चीजों को कहीं तो भी मात कर सकते हैं, हम धीरे धीरे इससे निकल सकते हैं। Our loyalty and the desire that our husband hold up their head, other men have begotten all sort of predicament. We have been unselfish and self-sacrificing. We have told innumerable lies to protect our pride and our husband. अल्कोहलिक के साथ में रहने वाली जो स्त्रियां होती है, पत्नियां होती है, उनके बिहेवियर को कहीं तो भी परिभाषित करने की कोशिश की गई कि जब हम एक अल्कोहलिक के साथ में रहते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसे हो जाता है। हम चीजों को सहन नहीं कर पाते, हम चाहते हैं कि वो अल्कोहलिक हमारे हिसाब से जिए, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम उसकी हम उसका भला चाह रहे हैं,
तो हम उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से उसकी जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं तो भी इस चैप्टर में लिखा है कि ये रास्ता ज्यादा परिणामकारक नहीं है। कई बार हम उनके साथ में रहकर हिस्टेरिकल हो जाते हैं, यानी हमारे गुस्से पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। एक प्रकार का जो मानसिक रोगी होता है, एक अल्कोहलिक के साथ में रहते रहते उसके परिवार के लोग भी कहीं तो भी पागलपन की हद तक के शिकार हो जाते हैं। तो हमारे बिहेवियर में, हमारे रिएक्शन में कहीं तो भी चेंज हो जाते हैं। तो इन चीजों को कहीं तो भी हमको ओवरकम करना पड़ता है। वी हैव थॉट सिंपैथी, वी हैव हैड रिटेलिएटरी लव अफेयर्स विद अदर मैन। कई बार एक अल्कोहलिक को झुकाने के चक्कर में, उसको बदलने के चक्कर में हम कुछ ऐसा कर डालते हैं जो नहीं है, लेकिन उसके अंदर में और ज्यादा रिजेंटमेंट और ज्यादा गुस्सा पैदा कर देता है। तो इन सारी चीजों से हमको बचने के लिए ये चैप्टर कहता है। मैं अपने पिताजी के और मेरे अल्कोहलिज्म के दिनों को याद करता हूँ। तो जब तक मेरी जिंदगी में अल्कोहल नहीं आया था, तो मैं कभी भी उनसे तू मैं या गाली गलौज या बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहा। कहीं तो भी एक डर उनके बारे में मेरे मन में रहता था, और इसीलिए मैं उनको कभी भी उनके अल्कोहलिज्म के बारे में कभी टोक नहीं पाया, कभी कुछ बोल नहीं पाया था। मगर दोस्तों, बात ऐसा नहीं था कि मैं अंदर से चिढ़ा हुआ नहीं था, मुझे उनका गुस्सा नहीं आता था। उनके शराबीपन की वजह से जो भी तकलीफें मुझे होती थी, तो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे दिलो दिमाग पे था, मेरी जिंदगी में उतरता था। मैं अकेले में रोता था कि बाकी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो एक गुस्सा, एक खुन्नस मेरे पिताजी के प्रति अंदर में थी। मगर दोस्तों, अल्कोहल जिंदगी में आने के बाद में पता नहीं वो कौन सी शक्तियां अंदर में आ गई कि मैं धीरे धीरे उनकी इन्वेंट्री लेने लगा, उनसे मेरी तू मैं होने लगी। कई बार गाली गलौज तक बात आई, जैसे जैसे मेरा शराबीपन बढ़ते गया। और एक समय ऐसा आया, फीट ऑफ एंगर में मैंने उन पर हाथ उठा दिया। तो एक अल्कोहलिक के साथ रहते रहते उसको बदलने के चक्कर में, उसको झुकाने के चक्कर में, उसको मनाने के चक्कर में कई बार हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं। वही चीजें यहाँ शेयर की गई। और मगर ये जो रास्ता है, ये अल्कोहलिक को बदला नहीं पाता। एक अल्कोहलिक इन चीजों से और ज्यादा चिढ़ जाता है, वो और ज्यादा वो फोर्स के साथ में फिर शराब पीने के लिए निकल जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये रास्ता कहीं तो भी सबके हित का नहीं है, हमारे खुद के भी हित का नहीं है। उस अल्कोहलिक को जिसको हम सुधारना चाहते हैं, उसके भी हित का ये रास्ता नहीं है। यही ये बातें यहाँ समझाने की कोशिश की गई। आवर होम हैव बीन बैटल ग्राउंड मेनी एन इवनिंग। हमारा जो घर था वो लड़ाई का मैदान बन चुका था। हम सुबह एक दूसरों को किस करते थे, जिंदगी के बारे में अच्छा सोचते थे। मगर जैसे ही हमारा जो आदमी है वो शराब पीकर आता, तो सारी चीजें बाकी फिर वैसी की वैसी हो जाती, और फिर घर हमारा बैटल ग्राउंड बन जाता था। तो लगभग हर घर की यही कहानियां है दोस्तों। वी seldom had friends at our homes, never knowing how or when the man of the house would appear. We could have met few social engagements. We came to live almost alone. When we were invited out, our husbands slipped so many drinks that they spoiled the occasion. ये चीजें भी हम देखते हैं दोस्तों कि एक अल्कोहलिक के साथ में रहने वाले सिर्फ पत्नियां ही नहीं, बाकी लोगों के साथ में भी होता है कि यदि हमने घर में किसी को, कुछ मेहमानों को, दोस्तों को बुलाया है, और वहां घर का शराबी आकर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। कई बार हम दूसरों के प्रोग्राम्स में अल्कोहलिक को लेके जाते हैं, और अल्कोहलिक वहां शराब पीकर ढिगाना कर देता है, और कहीं तो भी हमको बैड फीलिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजों से हम जब ग्रसित होते हैं, तो आत्मदया की भावना हमारा जो सुख है वो पूरी तरीके से छीन लेती है। हमेशा एक अल्कोहलिक के साथ में रहते हुए उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नियां हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की शिकार होती है, क्योंकि एक अल्कोहलिक पीने में ही मस्त होता है, सारा पैसा उसका पीने में जाता है। तो इसका परिणाम सीधे सीधे दोस्तों घर की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ता है। एक आर्थिक असुरक्षा की भावना पत्नियों को होती ही होती है। कैसा होगा घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी शादियां कैसी होगी, घर के बाकी मैनेजमेंट कैसे होगी।
तो ये सारी चीजें हर अल्कोहल से पीड़ित व्यक्ति के घर में हम देखते ही देखते हैं। कई बार परिस्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हमेशा एक अल्कोहलिक की पत्नी और उसके घर के लोग भविष्य के बारे में कहीं तो भी चिंतित होते हैं कि कैसा होगा। उसकी नौकरी के बारे में चिंताएं रहती है कि अगर उसका काम धंधा चले गया, उसकी नौकरी चली गई, तो हमारा कैसा होगा। तो ये चीजें जो है दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगता है कि मैं इससे पीड़ित हूँ। जब मैं अपने पिताजी के अल्कोहलिज्म को भोग रहा था, तो मुझे भी लगता था कि ये जो मेरे पिता है, वही बिल्कुल खराब व्यक्ति है। मेरे पिता के जैसा खराब दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो एक अल्कोहलिक के साथ में रहने वाली जो पत्नियां हैं, उनको भी इसी तरीके की फीलिंग्स आती है। मगर जब वो ए में आती है, एल एन की मीटिंग्स अटेंड करती है, एल एन की मीटिंग्स में एक दूसरे के अनुभव जब शेयर की जाते हैं, तब दोस्तों कहीं तो भी उनको लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, या हम अकेले नहीं है। हमारे ही जैसे बाकी के लोग भी पीड़ित है। एलेनॉन का प्रोग्राम दोस्तों कहीं तो भी ऐसी पत्नियों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक आशा की किरण है। वो उनको एक होप एंड स्ट्रेंथ देता है कि यदि हमारा अच्छा हुआ है, तो आपका भी अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि किसी का अल्कोहलिक जो पति होता है या पत्नी भी हो, वो अल्कोहल से दूर होने के लिए समय ले। जरूरी नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो बिग बुक है, जो सजेस्ट किया गया है कि हम अपने अल्कोहलिक को ये बिग बुक पढ़ने के लिए दे, मगर ये भी सजेस्ट किया गया है कि किसी प्रकार की जबरदस्ती उस पर नहीं की जाए। शराब बंद करने के लिए भी नहीं, और ये बिग बुक पढ़ने के लिए भी नहीं। हमको उसके उसके साथ में सिर्फ कोऑपरेट करना है, हमको उसको मोटिवेट करना है। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती, कोई बंधन उस अल्कोहलिक से लादना नहीं है। हम उसके पास में बिग बुक रखकर छोड़ सकते हैं, उसको मीटिंग में को चलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की जबरदस्ती एक अल्कोहलिक पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक अल्कोहलिक जबरन ये चीजें मानता भी नहीं। तो ये चीजें अच्छी गाइडलाइंस कहीं तो भी हमारे लिए है। वी हैव ट्राइड टू होल्ड द लव ऑफ आवर चिल्ड्रन फॉर देयर फादर। वी हैव टोल्ड स्मॉल थॉट्स दैट फादर वाज सिक, which was much nearer the truth than we realized। हमारे साथ साथ हमारी जिम्मेदारी घर के बाकी लोग जैसे बच्चे हैं, उनके प्रति भी है। हमको अपने बच्चों को कहीं तो भी ये समझाना पड़ता है कि हमारा जो उनका जो पिता है, जो अल्कोहलिक है, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो बीमारी के तहत कर रहा है। मगर अगर मैं खुद ही रिजेंटमेंट से भरा हुआ हूँ और मैं खुद ही उस अल्कोहलिक को अपना दुश्मन मान रहा हूँ, तो मेरे खुद के बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा या दूसरों को क्या सिखाऊंगा। कई बार मैंने भी देखा है कि एक अल्कोहलिक के घर के लोग खुद अल्कोहलिक की कुटाई करते हैं और बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि मारो इसे। और ये सब जानकारी के अभाव में होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टच में आने के बाद में, एल की मीटिंग अटेंड करने के बाद में, कहीं तो भी एक अल्कोहल व्यक्ति के घर के लोगों को भी ये पता चलता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है, ही इज अ सिक। हम बीमार व्यक्ति से जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, उसी तरीके का ट्रीटमेंट एक अल्कोहलिक को होना चाहिए। तो अपने घर के बच्चों को भी कहीं तो भी हमको इन बातों को समझाना पड़ता है, ताकि वो ये समझे और उस अल्कोहलिक पिता से मिसबिहेव न करे। कई बार तो घर के फसाद इतने बढ़ जाते हैं कि हम डाइवोर्स तक की नौबत के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों सबसे जो बुरा असर है, वो बच्चों पे होता है, क्योंकि बच्चा अपने पिता का भी साया खो देता है, और माँ भी कहीं तो भी परेशानियों में होती है, तो उनका पालन पोषण जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। साइकेट्रिस्ट लोग कहते हैं दोस्तों कि नॉर्मल लोगों के बच्चे और एक अल्कोहलिक के बच्चे, कहीं तो भी दोनों में बहुत फर्क होता है। अल्कोहलिक के जो बच्चे हैं वो कहीं तो भी एबनॉर्मेलिटी के शिकार हो जाते हैं, वो भी कहीं तो भी एक प्रकार से मेंटली सिक हो जाते हैं, और उनके एजुकेशन पे, उनकी और भी एक्टिविटीज पे बहुत सारे परिणाम आते हैं। और उनके लिए ही दोस्तों ये जो एलेनॉन ग्रुप है, वो बहुत काम करता है। एलेटिन उसी में से जुड़ा हुआ है। आज एलेटिन के भी अलग ग्रुप चलते हैं। जो अल्कोहलिक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें एलेटिन कहा जाता है, तो उनके लिए भी अलग से आज ग्रुप स्टेब्लिश है। जरूर उसमें शामिल होकर उसका हमने फायदा उठाना चाहिए।
We began to ask medical advice as the speech got close together. The alarming physical and mental symptoms, the deepening spell of remorse, depression, and inferiority that settled down on our loved ones. तो एक अल्कोहलिक के साथ में जब हम रहते हैं तो हम ये सब अनुभव करते हैं कि कैसे हमारी खुद की भी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगते हैं, हम बाकी लोगों से मिलजुल कर नहीं रह पाते और ये सारी चीजें हमारी खुद की भी हालत खराब कर देती है। हमको समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। कई बार अल्कोहलिक के साथ साथ उसके साथ में रहने वाले लोग भी कैजुअल डेथ का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी खुद की भी हालत खराब हो जाती है, वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों में अंडर दिस कंडीशन वी नेचुरली मेड मिस्टेक, हमारे हाथों से भी गलतियां होती है। सम ऑफ देम रोज आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिक के साथ में जिस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि हम अल्कोहलिज्म को नहीं समझ पाए, हम अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी नहीं ले पाए और इसीलिए हमारे साथ में ये सारी चीजें होती है। हम इस बात को नहीं जानते कि एक अल्कोहलिक बीमार व्यक्ति है और उसको बीमार व्यक्ति के जैसे ही हमने ट्रीट करना चाहिए और इसीलिए शायद परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती है। हाउ कुड मैन हु लव देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन बी सो अनथिंकिंग, सो केयरलेस, सो क्रूअल। कई बार हमारे मन में विचार आ जाता है कि ये जो शराबी आदमी है ये किस ऐसे व्यवहार हमारे से कर सकता है अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। लेकिन दोस्तों जब हम अल्कोहलिज्म को समझते हैं तब हम उस अल्कोहलिक को भी समझने लगते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है तो उस बीमारी के तहत कर रहा है। मगर यहाँ पर एक यह भी इशारा दिया गया है दोस्तों कि कई बार जो जो अलग तरीके के अल्कोहलिक होते हैं वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। वो हमें ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई मैं तो अल्कोहलिक हूँ, मैं तो अल्कोहलिज्म का शिकार हूँ। एक बहुत शातिर होता है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि ऐसा कोई अल्कोहलिक जो हमारी जिंदगी में है वो अगर हम हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है इस प्रोग्राम के बहाने, अल्कोहलिज्म का बहाना करके, तो हमने उससे अलग होना जरूरी है, हमने सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग इस तरीके के नहीं होते और वो सही में अल्कोहलिज्म में फंसे होते हैं, वो इस बात का दुरुपयोग नहीं करते। तो ऐसे लोगों को दोस्तों हमने ये जो रास्ता इन्हें बताया है उस तरीके का ट्रीटमेंट हमने उनको बहुत देना बहुत जरूरी है। एंड इवन इफ दे डिड नॉट लव देयर फैमिलीज, हाउ कुड दे बी सो ब्लाइंड अबाउट देमसेल्व्स? व्हाट हैड बिकम ऑफ देयर जजमेंट, देयर कॉमन सेंस, देयर विल पावर? तो ये सारी चीजें हम अपने अल्कोहलिक के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसे कैसे इस आदमी को कुछ भी नहीं समझता, ऐसे कैसे ये बार बार पी रहा है, क्या इसको घर के हालात नहीं दिखते, क्या घर के लोग जिस हालातों से गुजर रहे हैं क्या ये चीजें इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही? तो ये सारे प्रश्न एक हमेशा आते ही है। तो आगे चैप्टर में दोस्तों 4 प्रकार के अल्कोहलिक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो एक अल्कोहलिक को समझने में हमको बहुत आसानी जाती है उससे कि 4 प्रकार की कैटेगरीज है अल्कोहलिक की। पहली है योर हस्बैंड मे बी ओनली अ हैवी ड्रिंकर। हो सकता है कि आपका जो पति है या फिर बेटा हो या और कोई हो, पिता हो, तो हेवी ड्रिंकर हो सकता है और उसके तो दोस्तों 4 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है अल्कोहलिक की, जिसमें पहला तो है हेवी ड्रिंकर, दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जो अ, कहता है कि कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, और ऐसा व्यक्ति भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा बहुत द्रुत गति से शराब पीने वाला हो सकता है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे घर में आ सकते हैं। मगर ये व्यक्ति भी कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम पे चलकर शराब से दूर हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, दिस हस्बैंड हैज गॉन मच फर्दर देन हस्बैंड नंबर 2, दो वंस लाइक नंबर 2 ही बिकम वर्स। ये तीसरे नंबर का जो अल्कोहलिक है वो दूसरे नंबर से भी बहुत ज्यादा अ, हालत
अपनी खराब करने वाला हो सकता है, बहुत ज्यादा उसका शराबीपन हो सकता है। लगभग उसकी जिंदगी की जो सारी अस्त व्यस्तता है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। और अपने अल्कोहलिज्म की वजह से उसका बार बार हॉस्पिटलाइज होना या सैनिटोरियम में एडमिट करना, ये हो सकता है। लेकिन he may have come to the point where he desperately wants to stop but cannot, which case presents additional questions which we shall try to answer for you. You can be quite hopeful of a situation like this. तो ऐसे भी कई अल्कोहलिक अल्कोहलिक में एनोनिमस में आए हैं और उनको रिकवरी का रास्ता मिला है। तो ऐसे मामलों में जब वो कंट्रोल के बाहर अल्कोहलिक हो तो भी हमको अपनी आशा खोनी नहीं है, उसको लगातार उसके बारे में हमको हेल्पफुल रहना है। और आखिरी की जो कैटेगरी है, यू मे हैव अ हस्बैंड ऑफ होम यू कंप्लीटली डिस्पेयर। एक ऐसा शराबी कि बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि केस होपलेस केस ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो बहुत ज्यादा वायलेंट होना और पूरी तरीके से एक पागलपन की हद तक जाकर शराब पीना, और खुद डॉक्टर उससे परेशान है। उन्होंने भी उसको एक होपलेस केस बता बता चुके हैं। लेकिन दिस पिक्चर मे नॉट बी एज डार्क एज इट लुक्स। मेनी ऑफ आवर हस्बैंड वेर जस्ट एज फॉर गॉन येट दे गॉट वेल। तो जो बहुत ही गॉन केसेस होती है अल्कोहलिक की, ऐसी केसेस भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी रिकवरी के रास्ते पे चल के ठीक हुई है। और इसीलिए ये चैप्टर उन सभी पत्नियों को और शराबी से पीड़ित जो लोग हैं उन सबको एक होप देती है कि हमको निराश नहीं होना है। हमको इस प्रोग्राम को कहीं तो भी समझने की कोशिश करना है, अल्कोहलिज्म को समझने की कोशिश करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम को कहीं तो भी समझने की कोशिश करना है। यदि हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं और बताए गए मार्ग पर अगर चलने की कोशिश करते हैं तो एक दिन जरूर सिचुएशन चेंज होती है। हम एक अल्कोहलिक को, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, हम फिर दोबारा उसको जीत सकते हैं, उसको वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि हम भगवान पे भरोसा करें। कई बार ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं हम उनको पसंद नहीं करते, हम पसंद नहीं कर हजम नहीं कर पाते। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हमको सबसे पहले तो इस बात के लिए हार मानना ही पड़ेगा कि हम अल्कोहलिक को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी अल्कोहलिक की जो शराब है वो हम खुद बंद कर सकते हैं। ये जो हमारा पैटर्न है, बिहेवियर है, वो कहीं तो भी हमको छोड़ना पड़ता है। और चीजें अगर हमारे हाथ के बाहर है, मान लीजिए कि अल्कोहलिक एम में आने के बाद में भी रिकवरी के रास्ते पे शुरुआत करने के बाद भी अगर फिर दोबारा शराब पीता है तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने उसको फिर डोमिनेट किया, यदि हमने उसको फिर डांटना या दबाव में डालने की कोशिश की तो गलत परिणाम हो सकते हैं। यदि वो नहीं मान रहा है, बार बार शराब की तरफ में जा रहा है, तो अब हमने समझ लेना चाहिए कि ये जो मामला है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अब ईश्वर के हाथ में मामला है। अगर ईश्वर चाहेगा तो उसकी शराब फिर बंद होगी, और अगर नहीं हो रही है तो एक न एक दिन ईश्वर उसके बारे में सोचेगा कि उसका हित क्या है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके ही हम एक अल्कोहलिक को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। यही इस चैप्टर का कहना है। एक अल्कोहलिक जब रिकवर हो जाता है तो उससे अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती है, और फिर घर में हम कहीं तो भी उस रिकवरी के रास्ते पे चले हुए अल्कोहलिक से बहुत ज्यादा कुछ डिमांड करने लग जाते हैं। हम वो पहले जैसा ही सब कुछ चाहने लगते हैं, जैसा हमने अपने पति से पहले उसके जब नॉन अल्कोहलिक पीरियड में उसकी जिंदगी में शराब बढ़ने के पहले या आने के पहले जो चीजें हमने देखी थी, वैसा ही कुछ हम देखना चाहते हैं कि वो बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे, हमको सारी सुख सुविधाएं दे, हमको ज्यादा समय दे। मगर दोस्तों यहाँ ये चैप्टर हमको सजेस्ट करता है
कि एक अल्कोहलिक को हमको समय देना जरूरी है। कहीं तो भी कुछ चीजों का त्याग करने के लिए तैयारी भी हमको करनी पड़ेगी। यदि हमने बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर रखा, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं अल्कोहलिक से रखी, तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हमने किसी भी तरीके से उसको ये प्रोग्राम लेने के लिए फोर्स नहीं करना है। या हम जैसा चाहते हैं वैसे ही वो जिंदगी जिए, इसके लिए भी फोर्स करना कहीं तो भी उस अल्कोहलिक के लिए घातक हो सकता है। तो ये चैप्टर हमको वही समझाने की कोशिश करता है कि कैसे एक अल्कोहलिक को हम ट्रीट करें, कैसे उसका हम सफर, उसका साथी, उसका वेल विशर बनकर उसको शराब से दूर रहने में मदद कर सके। धीरे धीरे परिणाम सामने में आते हैं। किसी की जिंदगी में ये परिणाम जल्दी सुखद होते हैं, किसी की जिंदगी में ये परिणाम आने के लिए देर भी लग सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शराब दूर हो जाती है, लेकिन बाकी की समस्याएं दूर नहीं होती। बाकी की प्रॉब्लम्स में एक अल्कोहलिक फंसा रहता है, जो अ, कई सालों का जो अल्कोहलिज्म रहता है, उसकी वजह से कई बार बहुत सारे कर्जे होते हैं, या और भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है। तो ऐसे समय में हमको अ, निराश होने की, नाराज होने की, या किसी प्रकार का डर पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने हमारी जिंदगी से इतनी बड़ी अल्कोहल की समस्या अगर दूर की है, तो अल्कोहल से पैदा हुई जो बाकी की समस्या है, वो भी एक दिन दूर हो जाएंगी। ये कहीं तो भी भरोसा अपने ईश्वर पे और इस प्रोग्राम पे रखना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर यही हमको आखिर में बताना चाहता है दोस्तों, कि यदि हम एक अल्कोहलिक को समझना चाहते हैं और ठीक तरीके से उसको हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, हम अपने आप को भी कहीं तो भी नॉर्मल बनाए रखना चाहते हैं, तो आज पूरी दुनिया में एलेनॉन के ग्रुप्स है, जिसमें एलेटिन के भी ग्रुप्स है बच्चों के लिए। तो जरूर हम एक अल्कोहलिक को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए और अपने रिकवरी के लिए भी, क्योंकि हम भी मानसिक बीमार हो जाते हैं, अपने आसपास के एलेनॉन ग्रुप से जरूर हम जुड़े। और इस चैप्टर को पढ़ के हमको वो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि एक अल्कोहलिक को हमने कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे वो एक बीमार व्यक्ति है, कैसे हम बीमार व्यक्ति को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही एक अल्कोहलिक को हमको ट्रीट करना है। और उसके लिए हमको अपने बिहेवियर पैटर्न में, अपने बातचीत के तरीके में भी उसको बदलाव लाना पड़ता है। और ये सारी चीजें एक एलेनॉन ग्रुप में भी सिखाई जाती है। और आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि एलेनॉन ग्रुप का बिल्कुल जो ए से पैरेलल चलता है, अल्को एलेनॉन ए का हिस्सा नहीं है, मगर ये हमारा एक सहयोगी संगठन है। ए से किसी तरीके का उसका वास्ता नहीं है, लेकिन एक सहयोगी संगठन होने की वजह से अ, हम ये देखते हैं कि एक अल्कोहलिक को इस एलेनॉन ग्रुप से बहुत फायदा होता है। और अ, उसकी वजह से दोस्तों दोनों हाथ में हाथ मिलाकर अपनी जिंदगी को रिकवरी के एक अच्छे सुखद रास्ते पर लेके जाने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर का यही हमारी जिंदगी में बहुत सारा बहुत फायदा है दोस्तों, कि ये चैप्टर हमको एक अल्कोहलिक को समझने में मदद करता है, कैसे उसका साथ दिया जाए, कैसे अल्कोहलिज्म से निकलने में हमको क्या करना चाहिए। ये इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखने की कोशिश की, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।